हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी अपने बायोटेक वाली यूनिट पर, जिससे जुड़े अपने चैप्टर है 14, 15, 16। अब हम बात कर रहे हैं अपनी यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी पर, जिसको हिंदी में कहते हैं पादप कार्यकी। इस यूनिट के अपने जो चैप्टर हैं 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सारे चैप्टर इसी से रिलेटेड है। पादप कार्यकी की अगर हम बात करें तो कार्यकी शब्द जो है उसको पहले समझिए। इसको अंग्रेजी में फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी ये 11वीं में हमने वर्ड यूज किया था। ये विज्ञान की वह शाखा है जहां हम किसके बारे में पढ़ते हैं? सजीव के शरीर की कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं। अब कार्य प्रणाली के अंदर किस तरीके से सजीव के शरीर में कार्य होता है, इसका अध्ययन किया जाता है। 2 यूनिट्स अपनी पादप कार्यकी के हैं, 2 यूनिट अपनी मानव कार्यकी की, अर्थात 4 यूनिट्स हैं इस एक शब्द पर। तो अपने सिलेबस का आधा टुकड़ा ये एक शब्द बनाता है। तो फिजियोलॉजी को ढंग से समझ लेना। फिजियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जहां हम सजीव शरीर की कार्य प्रणाली के बारे में अध्ययन करते हैं। अब सजीव बोल रहा हूं मैं, तो सजीव तो पादप भी हो सकते हैं और सजीव जंतु भी हो सकते हैं। पादप कार्यकी की अपनी 2 यूनिट्स हैं और जंतु कार्यकी में मानव कार्यकी की भी अपनी 2 यूनिट है, अर्थात 4 यूनिट्स हैं इस शब्द पर आधारित। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 जो है उसकी स्टार्टिंग ही हमने इस शब्द से की है, विसरण। ये शब्द आपको केमिस्ट्री में भी काम आ जाएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है, पार्ट नंबर 5, ये आपको केमिस्ट्री से काफी मिलता जुलता मिलेगा। विसरण। विसरण की अगर हम बात करें तो जनरल साइंस का टॉपिक है। अगर हम ठोस, द्रव और गैस तीनों की बात करें, इन तीनों के अणुओं की एक प्रवृत्ति होती है कि ये अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ गमन करते हैं। द्रव में, गैस में, ठोस में, इनमें सब में एक गुण होता है, ये अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ गमन करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये इत्र की शीशी है, सेंट की शीशी है। जब मैं इसका ढक्कन खोलूंगा तो इसकी महक धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाएगी। शुरू में इत्र के अणु इस शीशी के आसपास है, कमरे में बाकी जगह नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इस शीशी से पूरे कमरे में फैल जाएंगे। तो ये जो महक फैल जाती है, ये कहीं ना कहीं गैस का विसरण है। एक और उदाहरण समझ लीजिए, मैं घर के दैनिक उदाहरण ले रहा हूं जिनको आप आसानी से समझ सकते। एक पात्र में हमने पानी भरा और उसमें हमने नील की बूंद डाली। तो शुरू में नील की बूंद यहां गिरी तो नीलापन यहां होगा, लेकिन धीरे धीरे नीलापन पानी में फैलेगा। तो नील के अणु अपनी ज्यादा मात्रा से धीरे धीरे अन्य जगहों पर फैल रहे हैं, तो ये पानी धीरे धीरे नीला होने लग जाएगा पूरा। तो ये खासियत विसरण कहलाती है। तो विसरण की एक किताबी परिभाषा बन सकती है, जिसका जिक्र हमने सिलेबस में किया भी है। ठोस, द्रव या गैस के अणुओं का अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ गमन करना विसरण कहलाता है। दूसरी चीज, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे विसरण आपने पढ़ा, ठोस भी करता है, द्रव भी करता है, गैस भी करता है। तो इसको प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक तापमान। अगर हम तापमान को बढ़ा रहे हैं तो विसरण पर क्या फर्क पड़ेगा, इसे मैं फिजिक्स के नियम से आपको समझाया था। समानुपाती का निशान लगाया था हमने। जब फिजिक्स का ये शब्द यूज किया है तो इससे आप समझते हो, जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे हम, विसरण की दर क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तापमान बढ़ाने से विसरण बढ़ता है। जैसे देखिए, आपने देखा है गर्मियों के दिनों में अक्सर जो अपनी साइकिल की ट्यूब है वो फट जाती है। ट्यूब के अंदर क्या भरी हुई है? गैस। जब गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो गैस धीरे धीरे क्या होती है? गैस को क्या मिल रहा है? तापमान। और तापमान मिल रहा है तो गैस के अणु क्या करेंगे? गति करेंगे। गति करेंगे तो चारों तरफ अगर ट्यूब की दीवार कमजोर है तो गैस के अणु उस दीवार पर एक दबाव लगाएंगे
और वो कमजोर दीवार अगर दबाव को सहन नहीं कर पाएगी तो ट्यूब क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो ये पूरा किसकी वजह से आया, टेम्परेचर की वजह से हुआ। तापमान अगर बढ़ रहा है तो विसरण क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। जैसे देखिए और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे हमने एक पात्र में पानी लिया और उसमें चीनी घोली, तो ठंडे पानी में चीनी जो है वो देरी से घुलती है, लेकिन पात्र में हमने गर्म पानी लिया और चीनी घोली तो चीनी जल्दी घुल जाती। वजह टेम्परेचर। तो तापमान का विसरण की दर पर सीधा सीधा असर पड़ता है। दूसरी चीज देखिए, घनत्व। घनत्व का संबंध होता है द्रव्यमान से। अगर किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का विसरण हो रहा है और उसका घनत्व है ज्यादा, तो उसका विसरण क्या होगा, कम होगा। यानी कि घनत्व और विसरण में उल्टा संबंध। इसके लिए मैंने आपको बताया था विसरण की जो दर है वो किसी भी पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती। इसका मतलब जो छोटी या कम घनत्व की वस्तुएं होती हैं उनका विसरण कैसा होता है, ज्यादा होता है। जिनका घनत्व ज्यादा होता है उनका विसरण क्या होता है, कम। उल्टा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती बोला है। अगली चीज, माध्यम की सांद्रता। ये सब फिजिक्स टेस्ट टॉपिक है। अगर हम किसी माध्यम की सांद्रता बढ़ाते हैं तो विसरण पर क्या संबंध पड़ेगा, विसरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे देखिए, माध्यम को समझाने के लिए मैं कुछ और पॉइंट बताता हूं। फिजिक्स के दो शब्द आपने पढ़े हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। मैं दोनों की ही तुलना करके चलता हूं। मान लीजिए एक ही वस्तु है और इन दोनों माध्यमों में उसका विसरण होना है, तो सघन माध्यम में आपने पढ़ा है, सघन माध्यम में अणु जो होते हैं पास पास होते हैं। तो जब पास पास होंगे तो विसरण की जो दर है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या विसरण तेजी से होगा, नहीं, विसरण क्या होगा, धीमे धीमे होगा। लेकिन अगर विरल माध्यम है तो विसरण क्या होगा, तेज गति से होगा। तो माध्यम की सांद्रता का फर्क भी पड़ता है। अगर सांद्रता अधिक है तो विसरण कम होगा। जैसे देखिए, द्रव की बात करें हम, और द्रव में भी मैं बात कर रहा हूं पानी, और मैं तुलना कर रहा हूं पानी की किससे, शहद से तुलना कर रहा हूं। ये दोनों कहीं ना कहीं तरल रूप में होता है, पर ये थोड़ा सा गाढ़ापन लिए होता है। तो अगर इन दोनों की तुलना करें तो विसरण किसका फास्ट होगा भाई, पानी का, क्योंकि पानी का जो सांद्रता है वो कहीं ना कहीं क्या है, इसकी तुलना में कम है। शहद जो है थोड़ा गाढ़ा होता है, थोड़ा श्यान होता है, इसकी सांद्रता अधिक होती है, तो उस हिसाब से ये धीरे धीरे बहता है। तो ये जो बहना का गुण है, शांता, जिसको आप फिजिक्स का शब्द बोलते हो, कहीं ना कहीं सांद्रता पर डिपेंड करती है। तो विसरण क्या है, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें आप तापमान का जिक्र कर सकते हो, दाब का जिक्र कर सकते हो, सांद्रता का जिक्र कर सकते हो, घनत्व का जिक्र कर सकते हो। और विसरण का महत्व पूछे कोई आपसे, तो पादप कार्यकी की जितनी भी क्रियाएं हैं सब में विसरण काम आता है। जैसे अगर पौधे गैसों का विनिमय करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो विसरण के नियम से होता है। वाष्पोत्सर्जन कर रहे हैं, खनिज अवशोषण कर रहे हैं, जल अवशोषण कर रहे हैं, ये सब विसरण ही है। तो विसरण पाठ का पहला टॉपिक हमने लिया था। फिर हमने पाठ में आगे एक शब्द सॉल्व किया है, पारगम्यता। पारगम्यता शब्द का मतलब होता है कि किसी आवरण या किसी झिल्ली से जब कोई पदार्थ अंदर प्रवेश करता है या उससे बाहर निकलता है तो इस गुण को बोलते हैं पारगम्यता। जैसे मान लीजिए ये एक आवरण है और आवरण भी कोशिका का है, मान लीजिए कोशिका झिल्ली है, तो इस झिल्ली में हो सकता है कोई बाहर से अंदर प्रवेश करे पदार्थ या कोई अंदर से बाहर निकले। तो ये डिपेंड करता है किस पर, पारगम्यता। तो पारगम्यता यानी कि झिल्ली के अंदर आवागमन की दर है, और इस आधार पर जो आवरण होते हैं कई तरह के होते हैं। जैसे एक शब्द हमने यूज किया है, अपारगम्य।
नाम से पता चल रहा है अपारगम्य किसको बोलेंगे? ये उस आवरण को बोलेंगे जिसमें से कोई पदार्थ अंदर बाहर नहीं हो सकता। जैसे अगर इस आवरण पर लिग्निन का जमाव हो जाता है, आपको याद होगा 11वीं में वर्ड यूज किया है, जाइलम के अंदर ऐसे होता है, लिग्निन का जमाव होता है, तो जाइलम के जितने भी अवयव है वो ज्यादातर कैसे हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं, क्योंकि लिग्निन एक अपारगम्य पदार्थ। एक वर्ड और यूज कर सकते हैं हम, पूर्णतः पारगम्य। पूर्णतः पारगम्य वो है जिसमें से कोई भी पदार्थ अंदर बाहर हो सकता है। एक शब्द है चयनात्मक पारगम्य, और ये ही सबसे काम का है। चयनात्मक पारगम्य का मतलब चुने हुए पदार्थों का ही आवागमन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आवागमन या पारगम्यता के आधार पर झिल्लियां कितने प्रकार की होती है, छोटा क्वेश्चन बन सकता है। झिल्लियां कई तरह की या आवरण कई तरह के हो सकते हैं। कुछ तो अपारगम्य होते हैं जिनमें से कोई भी पदार्थ आवागमन नहीं करता, कुछ पूर्णतः पारगम्य होते हैं जिसमें से सभी पदार्थ आवागमन कर सकते हैं, या चयनात्मक पारगम्य हो सकते हैं। और चयनात्मक पारगम्य का सबसे बढ़िया उदाहरण है कोशिका झिल्ली, जिसका जिक्र हमने पाठ में भी किया है। नेक्स्ट टॉपिक इस पाठ का है परासरण। परासरण शब्द को समझने से पहले केमिस्ट्री का मैं एक शब्द बताता हूं आपको, विलयन। पहले इस पर थोड़ी सी चर्चा करें। विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलायक प्लस विलय, यानी विलयन के दो भाग होते हैं। जैसे हमने एक गिलास में पानी लिया और पानी में हमने नमक घोल दिया, तो नमक का जलीय विलयन बना है। अब इस विलयन में विलायक तो कौन है? जल। विलायक हमेशा वो होता है जो अधिक मात्रा में होता है, जिसमें हम किसी पदार्थ को घोलते हैं। तो कोशिका में अधिकतर विलायक कौन है भाई? जल ही है। और जिस उदाहरण का मैंने जिक्र किया उसमें विलय कौन है? नमक। तब जाकर नमक का क्या बना है? जलीय विलयन बना है। तो विलायक जो है उसकी एक प्रवृत्ति होती है, वो हमेशा अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ चलता है, यही परासरण है। तो परासरण क्या है? जल के अणुओं का या विलायक के अणुओं का अपनी ज्यादा मात्रा से किस तरफ चलना? कम मात्रा की तरफ चलना। लेकिन यहाँ एक चीज काम आएगी, जब ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ चलेगा तो बीच में क्या आएगा? अर्ध पारगम्य झिल्ली जरूर आएगी। तो ये पूरी परिभाषा को मैंने टुकड़ों में बताया, अब एक साथ लेते हैं। विलायक के अणुओं का अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर गुजरना परासरण कहलाता है। जैसे ये मैंने एक झिल्ली बनाई, मान लीजिए ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है। मान के चल रहे हैं यहाँ जल के अणु ज्यादा है और अंदर की तरफ जल के अणु कम है। तो अब परासरण क्या होगा? विलायक के अणु या जल के अणुओं का अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर गुजरना परासरण कहलाता है। परासरण की क्रिया जो है वो दो प्रकार से होती है, एक होता है अंतः परासरण और एक होता है बहिःपरासरण, और ये दोनों ही अपने सिलेबस में, ये दोनों प्रैक्टिकल में भी काम आते हैं, अंतः परासरण और बहिःपरासरण। जैसे इनको मैं उदाहरण के जरिए आपको बताता हूं। मान लीजिए हमने एक पात्र लिया, इस पात्र में हमने पानी भर दिया और पानी भर के इसमें मैंने किशमिश डाल दी। थोड़े समय बाद किशमिश क्या हो जाती है? फूल जाती है। कौन सी घटना हुई? बाहर जल के अणु ज्यादा है और उसके मुकाबले किशमिश के अंदर जल के अणु क्या है? कम, क्योंकि किशमिश थोड़ी सी मुरझाई हुई होती है, तो इसमें पानी के अणु अंदर की तरफ तो कम होते हैं, बाहर बीकर में पानी के अणु ज्यादा है, तो पानी अपनी ज्यादा मात्रा से कहाँ चलेगा? कम की तरफ, और धीरे धीरे किशमिश क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। तो ये अंतः परासरण है। अगर बाहरी माध्यम से कोशिका के अंदर जल प्रवेश कर रहा है तो ये अंतः परासरण। इसी स्थिति को उल्टा कर दे, इस बार हम क्या कर रहे हैं? एक बीकर ले रहे हैं, जिस बीकर के अंदर शर्करा का गाढ़ा विलयन, शर्करा का विलयन मतलब चाशनी,
इसको ले रहे हैं। जब भी मैं गाढ़ा वर्ड यूज करते हैं तो गाढ़े का मतलब पानी कम है, और इसमें मैंने अंगूर का दाना रख दिया है। अब आप ये जानते हैं अंगूर के दाने में रस होता है, रस यानी कहीं ना कहीं तरल, तरल का मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, जल होता है। अब ऐसी स्थिति अगर हम रख रहे हैं तो जब बाहर की तरफ माध्यम है उसमें तो शर्करा का गाढ़ा विलयन है, तो पानी का अणु क्या है बाहर की तरफ तो कम, और इसके अंदर रस भरा हुआ है तो अंदर की तरफ पानी का अणु क्या है, ज्यादा। तो पानी के अणु ज्यादा से कहाँ निकल जाएंगे, कम की तरफ, और ये अंगूर का दाना पिचक जाएगा। तो जब कोशिका के अंदर से जल बाहर माध्यम में निकल जाता है तो उसे बोलते हैं बहिःपरासन। तो परासन दो प्रकार का होता है, जब किसी कोशिका के अंदर जल प्रवेश करता है तो वो अंतःपरासन, और जब बाहर निकल जाता है तो उसे बहिःपरासन कहते हैं। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे परासन क्या है, परिभाषा देना है आपको। परासन एक ऐसी घटना है जहां विलायक के अणु अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर चलते हैं। परासन कितने प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है। दोनों के बारे में जानकारी बता सकते हो, परिभाषा दे सकते हो, दोनों के उदाहरण बता सकते हो। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अपने केमिस्ट्री में भी काम आ रहा है। इसके बाद की आगे की बातें हम जो है नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। ये पार्ट का भी मेन हिस्सा रह जाएगा। एक और जानकारी, जीव विज्ञान से जुड़े वीडियोस जो हैं उनको देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जीव विज्ञान से जुड़े हुए बाकी के जो वीडियो हैं वो भी आपको उपलब्ध हो जाए, जिससे आपकी जो पढ़ाई है वो लगातार चलती रहे। हम जो आप लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत आप ही, जो उसका नतीजा कल परसों आपका टेस्ट लिया था उससे पता चला कि आपकी मेहनत ठीक दिशा में चल रही है। उस मेहनत को और मजबूत करने के लिए आप अपने जितने भी वीडियोस हैं जो अब तक हमने डाले हैं चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।